We are starting our new topic and it is ionic equilibrium. लो जी, नाम से क्या पता लग रहा है? इस बार आपके इक्विलिब्रियम में कौन बैठा होगा? आयंस बैठे हैं, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर मेरे से कोई नमक के इक्विलिब्रियम की बात करे तो नमक पानी में जाते ही आयंस में टूट जाता है, यह बच्चे को पता है। तो अगर आज आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देते हैं तो ऊपर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये बात याद है मेरे बच्चों को? सिर्फ यहाँ पे ना केसी होगा और ना ही केपी होगा। जब तुम एसिड की बात करोगे, किसकी? HCl एसिटिक एसिड H2SO4, तो ये के की जगह बन जाएगा के। बेस की बात करोगे तो वाटर की बात करोगे तो, लेकिन एसिड के बाद सॉल्ट की बात करोगे तो बनेगा KH। क्या बनेगा? क्योंकि हम सोल्ट का हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो ये तो आगे की बात है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर को करना है तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर दो बातें हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट तो हमने अपनी जिंदगी में भी सुना हुआ है। जब किसी को लूज मोशंस वगैरह लग जाते हैं, पानी लॉस हो जाता है, तो हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पिलाओ। वो होता है नमक और चीनी का घोल। कैसा लोग? तो एक्चुअल में नमक जैसे लोग ही क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो पानी में जाकर के डिसोसिएट हो जाएंगे। जो पानी में क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाए, उन्हें आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट। इज इट क्लियर? नमक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये दो टाइप का है, बस खत्म करो बात को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग से साफ दिख रहा है कि ये फुल आयोनाइज होंगे। इनके लिए आयोनाइजेशन की अमाउंट किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैं साफ साफ लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में प्रिंट हो, पर हिंदी में बोलते हैं अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन। कितना आयोनाइजेशन हुआ? तो स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं? सुन लो, हमारा 100% आयोनाइजेशन हुआ, मतलब हमारा अल्फा का वैल्यू कितना है? 1। तो हु आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? विच आर कंप्लीटली आयोनाइजिंग, जो पानी में फुल घुल रहे हैं, जैसे नमक। हाँ बिल्कुल, नमक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पर याद क्या करना है? इनका अल्फा बराबर 1 या 100%। लेकिन अब होते कौन कौन से ये बंदे? ये होते हैं कि पहले नंबर पे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बच्चा ये भूल गया कि कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, वो इस चैप्टर में बिल्कुल प्रॉब्लम में आएगा। बताइए जी, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन है? क्या बात समझ में आ गई? ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है जी। 3 एसिड तो पता होने चाहिए। फिर किसी ने कहा स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने कहा बिल्कुल वो भी इसी में आएंगे, जैसे NaOH और बस 2 बोलते हैं। इनमें तीनों में ये है, और बात करेंगे। टीचर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें NaOH और KOH, उसके बाद में सोल्ट, एवरी सोल्ट, अप्रोक्सीमेटली सभी सोल्ट इसमें आ जाते हैं एक्सेप्शंस को छोड़कर। क्या नमक को जानते हो? नमक से अलावा K2SO4 और कोई कह दो तो कैल्शियम नाइट्रेट, ये लगभग सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है जी। तो सोल्ट्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। का तो कोई पूछ लेता है क्यों? तो सोल्ट बने कैसे थे? थोड़ा जवाब देना मेरे। न्यूट्रलाइजेशन से। जब एसिड आयोनाइज हुआ, जब बेस आयोनाइज हुआ, तो कौन बना? सोल्ट। कह रहे हैं हम तो ऑलरेडी किससे बनते हैं? आयोनाइजेशन से, इसलिए हम तो ऑलरेडी क्या रहते हैं? आयोनाइज रहते हैं। इसलिए जनरली सोल्ट क्या होते हैं जी? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये चैप्टर 12 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। अब आपने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग अगर फुल आयोनाइज होते हैं तो वीक का मतलब क्या होगा? हाँ, जिनका अल्फा लेस देन क्या होता है? ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो कि पानी में डालने पर आयोनाइज नहीं होते। और ये पता भी लग जाएगा कौन है, बताता हूँ भी क्यों। लेकिन इन लोगों को मैंने कहा क्या बात हुई, तुम पानी में आयोनाइज नहीं हुई? नहीं सर। ये कह देंगे हो तो गया 2% हो तो गया, बस और क्या जान लेगा बच्चे की है। फिर कह देंगे चल 5% हो गया, जाए शाम के अंदर पे। क्या 5% 10% कोई नंबर होते हैं क्या? ये तो बहुत ही क्या है, इसका मतलब वीक है। लेकिन अब बच्चा कहेगा सर कौन कौन है? तो वीक एसिड। कौन से एसिड? कोई एक आपको आता हो? वेरी गुड। क्यों है पता है ये वीक एसिड? क्योंकि एक लाइन सर ने पूरे साल याद करवाई, कार्बन पानी का दुश्मन। क्या कार्बन पानी का दुश्मन है? नहीं पता तो बता देता हूँ कि पानी में तेल घुलता है
क्यों नहीं बोलता? कार्बन का बना होता है तेल। तो आज के बाद एक लॉजिक फिर से याद कर लो, कार्बन पानी का। तो आज मैंने इसको बोला तो क्यों नहीं बोलता, बस आंसर देख, कार्बन है देख। और दिखाऊं? जैसे दिखाऊंगा तो H2CO3, फिर से कौन बैठा है, और फिर दिखाऊंगा तो HCl, फिर कौन बैठा है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि कम घुलते हैं। और इसके बाद आएंगे वीक बेस। कौन आएंगे? इसमें एक तो आपका NH4 और एक डी ब्लॉक वाले जो एसिड होते हैं या डी ब्लॉक वाले जो बेस होते हैं, उनके एसिड और बेस हमेशा वीक होते हैं। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा टिप है। और सम सोल्ट, वहां लिखा था एवरेज सोल्ट, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ? सम का मतलब कुछ एक एक्सेप्शनली वीक है। क्यों है ये वीक पता है? क्योंकि इनका पापा भी वीक और इनकी मम्मी भी वीक और बच्चे महावीक। ये दोनों ये ऐसे सोल्ट हैं जो वीक एसिड और वीक, इधर से उठा लो अमोनियम, उधर से हटा लो एसीटेट, क्या बना बोलो? अमोनियम एसीटेट। क्या बन गया? इधर से अमोनियम, इधर से कार्बोनेट, क्या बन गया? अमोनियम कार्बोनेट। इधर से अमोनियम, इधर से साइनाइड, क्या बन गया? अमोनियम साइनाइड। ये तीनों मैंने यहीं से दिखा दी। कॉपर के साथ लेते तो भी कॉपर कार्बोनेट वीक होता है, ठीक है। जिनके एसिड और जिनके बेस दोनों वीक हों वो स्टार्ट भी बस इतनी सी बात बता दी। यहाँ तक कितने बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? आज के बाद मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछूंगा और स्ट्रॉन्ग के बारे में सुबह बता दोगे। ज्यादा आयन कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग। तो कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग वाले दमदमादम कर देंगे क्योंकि हम खुद आयन देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आरएनएस कंसेप्ट, एसिड और बेस के कंसेप्ट। एसिड और बेस की अगर बातें करें तो आपको कुछ हद तक कई बातें पता है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो नहीं पता। टोटल कितने कंसेप्ट है एसिड बेस को बताने वाले? 3। मुझे भी पता है कि कौन एसिड है, आई नो दैट, मेरे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन टोटल कंसेप्ट कितने हैं? 3 कंसेप्ट है। मजेदार बात, तीनों कंसेप्ट कंप्लीटली ठीक नहीं है और तीनों कंसेप्ट कंप्लीटली गलत भी नहीं है। मतलब इस टोटल केमिस्ट्री में जितने एसिड और जितने बेस हैं, अगर समझने हैं तो मुझे कितने कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे? पहले से मिल लो आरएनएस निकाल लो। आरएनएस कंसेप्ट लो जी। फर्स्ट नंबर पे आरएनएस। अच्छा मैं आगे चला गया, पहले इन्होंने आरएनएस थोड़ी देर की है। चलो पहले इसी को पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं एसिड कंसेप्ट को। पहले आरएनएस थोड़ी बताते हैं फिर कंसेप्ट। अच्छा छोड़ो इसको, मैं आगे करना है, हल्का सा आगे करना है। एसिड बेस कंसेप्ट से पहले एक छोटी सी थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं आरएनएस थ्योरी। क्या बोलते हैं? आरएनएस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन ये तुम्हें मिलवाएगी आयोनिक इक्विलिब्रियम से, जो मैं पीछे मिलवा चुका हूँ। ये कहता है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बड़ा है, क्या बड़ा है, और इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने के बाद क्या बनाता है? आयन से बनाता है। मैंने कही तो हमें पता है। अब सुनो इसकी बातें, जो बातें सुनाने वाला हूँ वो मेरे बच्चों को पहले से आती है। पहली बात क्या लिखी हुई है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो क्या हो, चाहे क्या हो, बेस हो, चाहे वो क्या हो, जैसे आप लोग उसको पानी में डालोगे तो वो इलेक्ट्रिकली आयोनाइज हो जाएगा, एक प्लस में और एक। ये बात पता थी? जल्दी बोलो। और प्लस वालों को कैटायन बोलते हैं और माइनस वालों को, कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड नंबर पे ये आयंस जो होते हैं इक्वल होते हैं, जितने प्लस होंगे उतने ही, इसलिए सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा। अगर आप इन आयंस के लिए इक्विलिब्रियम देंगे तो उस इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कैसे देना है वो मैं पीछे बता चुका हूं नमक के लिए। क्या ऐसे ही दूंगा? जवाब है यस। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, दिस इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। थर्ड नंबर पे बोला टोटल पॉजिटिव आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल नेगेटिव एंड सो द सॉल्यूशन इज, बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं। फोर्थ लिखा हुआ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा। कौन है जी? क्या होता है? चलो बताओ क्या होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब ये अगर क्लियर होगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तुम्हारे हिसाब से क्या है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? हाँ, कोई सब्सटेंस कितना आयोनाइज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? नमक। कह रहा है मैं तो फुल भूल जाऊंगा। नमक से मिलता जुलता एक बंदा होता, कौन? इसको मैंने बोला तो फुल भूल जाएगा, ऐसा कहता है ना, मैं तो भूल नहीं दूंगा। क्यों?
क्योंकि मैं कम बोलता हूँ। जैसे इसने कम बोला तो तुम्हारा सवाल क्या सवाल था इससे, कितना कम, वो देखो ये बोल रहा है, तो उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब मैं बताता हूँ, डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या डेफिनेशन चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सही लिखा क्या मैंने? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये है। तो डिसोसिएटेड फॉर्म ये कह रहा है, अगर आप मेरे 100 ग्राम को डालोगे, कितने ग्राम को? 100। मेरे 10 ग्राम भूल जाएंगे, तो कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी? 10%। 10/100 है ना, दैट इज 0.1। हो गया क्लियर माइंड में? फिर इन्होंने बोला कि आपके पास जो कंडक्टिविटी होती है वो आयंस की वजह से होती है। मतलब अगर कंडक्टिविटी क्या है, सॉरी आयंस क्या है ज्यादा, तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा। ये भी मुझे पता है, तू क्या बता रहा है ना? क्योंकि जितने आयंस ज्यादा होंगे उतना कंडक्टिविटी भी। तो सॉरी किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग की या वीक की? मेरे को ये बात पहले से पता थी। फिर लास्ट जितने भी आपके प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, वो डिपेंड करती है आयंस पे। किस पे? कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? आज फिर आ गया ये क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का। लेकिन पानी में डालते ही ये कौन से कलर का हो जाता है? और वो ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? कॉपर पॉजिटिव 2 की वजह से आता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इट इज वेरी मच क्लियर कि जितने भी आपके सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी वजह से होती हैं। और लास्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। ओके, शायद मैं बार-बार पढ़ रहा हूं, है ना? अब लास्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? आगे मैं 3-4 बार निकालूंगा, एक बार एसिड के लिए, एक बार बेस के लिए, एक बार, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा? तो अगर आज मैं पैटर्न बता देता हूं तो आगे मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपने मेरे पास एक साल्ट उठा लिया A, जो कि आयनाइज हो रहा था A+ में और B नेगेटिव में। डन है? शुरू में इसकी कंसंट्रेशन मानना है, इनकी कितनी है? प्लीज यहाँ ध्यान दो जो बातें कर रहे हैं, प्लीज। यहाँ कितने कितने हैं जी? आगे नहीं बताऊंगा ये पैटर्न, आगे फटाफट चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद इसका कुछ पार्ट टूट गया, क्या वो पार्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा? जल्दी बोलो। है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट है, टू आयनाइज हो रहा है, कितना टूट गया? तो जवाब है अल्फा। तो बचा कितना? हो सकता है ये अल्फा 0.99 हो, और हो सकता है ये भी कमजोर निकला तो ये 0.12 ही हो, है ना? तो ये अल्फा है। अगर मेरा अल्फा टूटा तो इनका कितना बना? समझ आ गया? बाई चांस मेरी कंसंट्रेशन C है, क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C 1 - अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। डन हो गया? अब बताओ K देना है, क्या देना है? K। क्या होता है K? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कितनी कंसंट्रेशन है? C अल्फा, और ये कितनी है? मैं हर बार मेरे बच्चों यही करता नजर आऊंगा, हर बार प्रॉमिस, कम से कम इस चैप्टर में 6 बार करूंगा। ये बात याद हो जाएगी 6 बार में तो। C से C, और व्हाट डू यू ऑब्टेन? C अल्फा होल। लेकिन अगर ये मेरा ये इलेक्ट्रोलाइट वीक है, इफ आई एम डीलिंग विद वीक इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी बोलो तो क्या होगा? तो तुम कहोगे अल्फा 1 से बहुत ही, तो नीचे अल्फा अगर बहुत ही कम है 1 से, तो छोड़ दो नीचे वाला, क्योंकि 1 - 0.0000001 बराबर 0 है ना? 0 कर दो। 1 - 0.00001 तो मजाक है तो हम छोड़ दें तेरे को डिनोमिनेटर में, मैं तुम्हारे कहते छोड़ दो डिनोमिनेटर। अब क्या बचेगा? K बराबर और अल्फा बराबर √K/C। ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का। K होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या होता है? अगर एसिड है तो एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, बेस है तो, और C क्या होती है? कंसंट्रेशन। और ये बात जब मैं दोबारा कराऊंगा तो मेरे बच्चे बड़े खुश होंगे क्योंकि उनको पहले से आती हुई। फिर मुझे किसी ने बोला फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन, ये लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का सिर्फ, ये मेरे बच्चे बता देंगे। आओ इधर आओ, पहले बताओ सर पढ़ा क्या रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। एक ही बात है, आयोनाइजेशन का ही तो मतलब क्या होता है? अगर मैं डिसोसिएट हो रहा हूं तभी तो मैं क्या हो रहा हूं? क्योंकि मैं इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा रहा हूं।
इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट होकर के क्या देंगे, आयंस ही देंगे, और आयनों में टूटना बराबर आयनाइजेशन। अब मेरे को बताओ कौन कौन सी चीज है जो ये बताएगी कि डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है कि। चलो पहला नेचर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना आयोनाइजेशन कम हो जाएगा। बड़ी खतरनाक बात है। इस बात को समझाने के लिए टीचर्स लेटे जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं आती, जबकि मेरे पास बड़ा आसान सा तरीका है। मैं कंसंट्रेशन का उल्टा बनाता हूं बच्चों को समझाने के लिए। क्या होता है उल्टा? कंसंट्रेशन ज्यादा का उल्टा डाइल्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड। ये ना बात, आज कोई चीज कंसंट्रेटेड है तो उसका आयोनाइजेशन क्या होता है, कम होता है। लेकिन केमिस्ट्री में आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, वो यहां से प्रूव होता है। ओस्टवाल्ड ने कहा के कौन है ये बता दो मेरे को, कांस्टेंट है। हटा दूं क्या ओस्टवाल्ड पूछ रहा, हटा दूं? हमने कहा हटा दे भाई। कहता अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट सी। सही क्या कहा मैंने? मतलब अगर अल्फा ज्यादा है तो सी कम है, या उल्टा बोल दो सी ज्यादा है तो अल्फा कम है। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उनका डिसोसिएशन कम होता है। अदालत तो क्या मांगती है, आ जाओ। तो मैंने उल्टा बोल दिया, जिसका डाइल्यूशन ज्यादा है उसका बोलो 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 आयोनाइजेशन कम। वाला तो फिर सारा जो बोल रहा है कम। कंसंट्रेशन ज्यादा तो आयनाइज हम नहीं होंगे। तो अब मैं AgCl को ही पकड़ रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे साथ घूम रहा था वो। AgCl कहता अगर मेरे 100 ग्राम को 1 लीटर पानी में डालोगे, कितने लीटर में, 1 लीटर, तो मेरे 10 ग्राम घुल जाएंगे। कितने ग्राम, 10 ग्राम। तो उसकी सोलबिलिटी आ गई 10 ग्राम 1 लीटर में। कितने परसेंट घुला, सिर्फ 10%। इसका मतलब वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वेरी गुड। अगले साल एक क्वेश्चन भी आएगा बड़ा, वहां वो भी नहीं समझ आता होता बच्चों को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है क्योंकि वो 100% घुल जाता है। मैंने इससे पूछा तुम नहीं घुलेगा? कहता ना मैं तो नहीं घुलूंगा। तो मैंने 1 लीटर पानी में AgCl डाला 100 ग्राम, कितने ग्राम घुल गया? 90 ग्राम का है। नीचे बैठा हुआ पड़ा है। अब तेरे को तो डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, तुम्हारी नहीं बोल रहा। ये देखो नीचे पड़ा है, ये पानी है और ये नीचे पड़ा है। यस और नो? अब मैंने कहा तू नहीं घुलेगा 90? कहता ना मैं तो नहीं घुलूंगा। फिर मैंने कहा खैर, हम भागे भागे गए, देखा टूटी खोल के फुल पानी आ रहा है। मैं ले आया 1 लीटर पानी और देख तेरा ताऊ भी घुलेगा। यस और नो? मैंने इस 1 लीटर पानी में क्या करा, 1 लीटर पानी और डाल दिया। हाँ जी, जैसे ही मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया क्या हुआ, कितने में जवाब आया? सर हमको 20% बोले। बोलते जाओ, फिर पता लगा अरे अपनी तो टंकी फुल भरी पड़ी है, ले आओ रे टूटी, ले आओ फटाफट ले आओ, है ना। तुमने इसको 2 लीटर की बजाय कितना कर दिया? लो जी पानी और डालते जाओ। अब क्या हो रहा है? मजाक मजाक करते तुमने 10 लीटर डाल दिया और बाद में पूछा AgCl कहाँ है तू? AgCl की आवाज क्योंकि वो भूल गया। तो जितना मैं डाइल्यूशन बढ़ाता गया क्या वो घुलता गया? और घुलने का मतलब है आयोनाइजेशन। तो यहां से समझ आता है बच्चों को कि अगर मैं पानी डालता जाऊंगा तो आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा, चाहे वो वीक ही क्यों नहीं हो। लास्ट में कितने परसेंट घुला हुआ था? 100। और 100 कौन घुलते अभी क्या था? तो क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है? ये बात अगले साल समझ आएगा, देख लेना, जोर लगा लो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर मुझे यही एग्जांपल दोबारा देना पड़ेगा। क्या पहला फैक्टर समझ आ गया? कंसंट्रेशन ज्यादा तो अल्फा कम, बस इतना सा था जिसको मैंने समझाना था। दूसरा तुम बता दो, टेम्परेचर ज्यादा तो आयोनाइजेशन ज्यादा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड टूटेंगे, और जितना AB के बॉन्ड टूटेंगे उतना आयोनाइजेशन ज्यादा। थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नमक को पानी में डाल दिया तो फटाफट टूटेगा क्योंकि तू भी पोलर और मैं भी। नमक को तेल में डाल दिया क्योंकि तू पोलर और मैं, तो पोलर घुलते हैं पोलर में, पोलर नहीं घुलते हैं। फोर्थ नंबर पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग ज्यादा अल्फा रखेगा
या वीक ज्यादा अल्फा लगेगा? वो भी मुझे पता है, वीक का अल्फा कम होता है, स्ट्रॉन्ग का। और लास्ट, अगर पहले से कोई कॉमन आयन बैठा है, पहले से अगर कॉमन आयन आपने डाल रखा है तो अल्फा क्या हो जाएगा? AgCl पहले से कम घुल रहा था, क्यों? AgCl कहता है यार हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम नहीं घुलते। फिर भी मैंने कहा चल कोई नहीं भैया, तू कितना घुलता है ना घुल जाना। कितना घुलता है? चलो ठीक है, 10 में ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया? नमक ला के डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक के आते ही इसको पता नहीं क्या शर्म आई, ये 10 का 1 ही रह गया। बताओ क्यों? कितने बच्चे बताओ? नमक के डालते क्या हुआ पता है? बहुत सारे Cl बने। नमक तो था स्ट्रॉन्ग ने Cl का लंगर लगा दिया। कौन सी साइड का समान बढ़ गया? प्रोडक्ट। अब रिएक्शन कहाँ भागेगी? प्रोडक्ट बढ़ाया था, रिएक्शन हमेशा उल्टी। और बैक साइड में जुड़ा हुआ है कि बिना जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो जो पहले 10 था वो 1 में क्यों चला गया? क्योंकि Cl भी आते ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। कौन सी डायरेक्शन में? इसे बोलते हैं जी कॉमन आयन इफेक्ट। और आगे इसको डिटेल पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।